अगर आईआईटी क्वालिफाई नहीं करता तो बनारस की बदनाम गलियों में ही गुम हो जाता अस्मित, और एक रखैल का बेटा ही नहीं नाजायज़ औलाद भी कहलाता अस्मित। आपका स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री किस्से कहानियों के। रखैल का बेटा, ये कहानी है पन्ने डायरी के से मैं बिनल। ये स्वरचित सच्ची घटना है। बात उन दिनों की है जब एसी तो छोड़ो, कूलर भी बिरले लोगों के घरों में हुआ करते थे। गर्मी शुरू हुई नहीं कि छतों पर रौनक बढ़ जाती। उस मकान में रहने वाले लोग एक एक बाल्टी पानी लेकर अपने हिस्से वाले एरिया में छिड़काव करने पहुंच जाते और अपनी सोने वाली जगह को ठंडा करने लगते। ऐसा नहीं था कि आप जब चाहो जहां चाहो वहां सो सकते थे। उसके लिए गर्मी शुरू होते ही अपने अपने बिछावन ले जाकर छत पर जगह छेकनी पड़ती थी। जो पहले आया वो हवादार जगह पर कब्जा कर लेता और जो बाद में आता उसे कोनासानी ही नसीब होती। पूरी गर्मी ही वो उसी जगह पर सोता। किसी की मजाल नहीं होती कि वह किसी के एरिया में घुस जाए। कभी कभी तो जगह को लेकर लाठी भी निकल जाते थे। खैर, लड़ाई हो, झगड़ा हो, जगह छेकना हो, उन सबों में हम बच्चों का क्या लेना देना। हम लोग तो छत की बाउंड्री के पास खड़े होकर दूसरे के छत पर क्या हो रहा है उसका नज़ारा देखने में मस्त रहते थे। ज़्यादातर छतों पर पानी डालो और बिस्तर लगाओ का ही सीन चलता था, मगर एक छत पर किसिंग सीन चल रहा था। 20-21 साल का लड़का और 16-17 साल की लड़की दोनों चोंच से चोंच लड़ाते हुए लप्पो झप्पो करते हुए दिख गए। ये देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं जब भी छत पर जाती तो मेरी निगाहें उसी छत पर लगी रहती कि अब कोई फिर से आकर चोंच से चोंच लड़ाएगा। मैं एक बात नोटिस की कि ये कपल छत पर या तो गोधुली बेला और अरुण बेला के बाद ही दिखते चोंच से चोंच लड़ाते हुए। शायद घर वालों से छुपकर वो ये काम कर रहे थे। लड़का व लड़की दोनों ही गोरे और दुबले पतले और बेहद ही खूबसूरत थे। लड़का तो काली दाढ़ी व सफ़ेद गोराई में बहुत ही सुंदर लगता था। उसे देखकर किसी भी लड़की के मन में कुछ कुछ होने लगता होगा। कुछ दिन बाद वो रसीले लप्पो झप्पो वाले कपल न जाने कहाँ चले गए या एकदम से गायब हो गए और अब हमारी भी ताक झाक खत्म हो गई। एक मेरी चाची जी थीं। उनका काम ही था अगल बगल के घरों में झांकना, और शाम को जब महिला मंडल की बैठकी होती उसमें उनकी देवरानी, जिठानी और किराएदार महिलाएं शामिल थीं। वहां बैठकर आज तक के रिपोर्टर की तरह खबरें स्प्रेड करती। इत्तेफाक से उस महिला मंडली में मैं भी बैठी थी। हालांकि मेरी माँ ने सख्त निर्देश दिए थे कि बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बैठेंगे। चाची मेरी माँ से मुखातिब हो बोलने लगी, आप जानती हैं दीदी, सामने वाली जो इंदिरा है, मोटी सी सुंदर सी, उसके घर में रोज एक स्कूटर से वकील आता है और सीधे इंदिरा के कमरे में चला जाता है। अभी चाची कुछ और कहती, उसके पहले ही मेरी माँ की निगाहें मेरे ऊपर जाकर ठहर गईं और माँ ने तुरंत ही मुझे उस महफिल से आउट होने का फरमान सुना दिया। ऐसे तो पता नहीं मैं किसी बात पर ध्यान देती या नहीं, मगर जब मुझे उस महफिल से हटा दिया गया तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। ऐसे मैं थी भी बहुत शैतान लड़की। दरवाजे के पीछे से सारी बातें सुनने लगी। चाची बोल रही थी कि स्कूटर खड़ा करके सीधे इंदिरा के कमरे में जाकर
उसके पलंग पर बैठ गया जहाँ पर इंदिरा का पति भी लेटा हुआ था। तभी वो लड़की चाय व नाश्ता देते हुए दिखी उस वकील को। कौन सी लड़की? माँ पूछी। वही जो इंदिरा के भाई के साथ कभी कभी छत पर दिखाई देती है। अच्छा, तो वो देती है चाय पानी? माँ बोली। थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि वो लड़की आकर बर्तन उठाकर ले जाती है और जाते समय दरवाज़ा लगा देती है। फिर क्या देखती हूँ कि जिस बेड में इंदिरा अपने पति के साथ लेटी है, उसी बेड पर वह आदमी दाहिने साइड लेट जाता है। फिर कभी इंदिरा का गाल छूता है तो कभी नाक और कभी बालों को सहलाता है, जैसा कि चिंटू के पापा मेरे साथ करते हैं। ये देखकर तो मेरी धड़कन बहुत बढ़ गई। इसके कुछ देर बाद ही देखती हूँ कि लाइट बंद हो गई। करीब करीब घंटे भर के बाद स्कूटर स्टार्ट हुआ और वो जाते हुए दिखा। तभी मैं समझ गई कि वकील चला गया। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये वकील आता है, स्कूटर खड़ी करता है, वो लड़की चाय पानी देती है, वो खाता पीता है, उसके बाद लाइट बंद होती है, फिर कुछ देर बाद स्कूटर स्टार्ट होता है और चला जाता है। चाची बता रही थी। महिला मंडली से आवाज़ आई, तुम्हें गलतफहमी हुई है मुन्ना बहू। किसी का बीमार पति बगल में सोया हो और उसकी पत्नी उसके सामने ही दूसरे मर्द के साथ कैसे रंगरलियां मना सकती है? भगवान कसम खाकर बोल रही हूँ दीदी, ये एकदम सत्य बात है। मैं कई दिनों से देख रही थी मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आज जब अपनी खिड़की से खड़े होकर देखी तो सब कुछ क्लियर हो गया कि इंदिरा हो न हो इस वकील की रखैल है। चाची जोशपूर्ण तरीके से बोले जा रही थी। महिला मंडली ने भी स्कूटर वाले वकील को देखकर तसल्ली कर ली। चाची फिर बताई कि जिस दिन स्कूटर से नहीं आता उस रात वह स्टे यानी रात को रुकता है। ये बात अब आम हो गई थी कि रोज स्कूटर अपने नियत समय पर आती और नियत समय पर चली जाती। ये बात उन दिनों बड़े चर्चे में थी कि इंदिरा दो मर्दों के बीच में सोती है। कुछ दिन बाद शायद लाइट नहीं थी, ढंग से अभी उजाला भी नहीं हुआ था कि चाची माँ वगैरह को सामने वाले छत पर कुछ दिखा रही थी और बोल रही थी कि दीदी आप लोग मेरा कहना नहीं मान रही थी ना। सामने देखिए, इंदिरा के दाहिने जो सोया है वह वही वकील है जो रोज़ स्कूटर से आता है। बाएं साइड में उसका टिबिया पति है, उसके बगल में इंदिरा का भाई, उसके बगल में वो लड़की है जो चाय पानी देती है। हम लोगों को अपने तरफ देखता हुआ देख शायद वकील शर्मा गया, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप उठकर सीढ़ियों से गली के रास्ते बाहर चला गया। उन दिनों लाइट रात में अक्सर ही चली जाती। अब वकील साहब भी करीब करीब रोज ही रात में स्टे करने लगे और रात को छत पर दिखने लगे। इंदिरा के एक साइड में वकील साहब और दूसरे साइड में उसका बीमार पति सोया हुआ दिखता। छत का ये नज़ारा अब फिर से आम हो गया। अब महिला मंडली ने भी उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। जिंदगी अपनी पटरी पर चलने लगी। तभी एक दिन खबर आई कि इंदिरा का पति चल बसा। न घर वालों की तरफ से रोना हुआ और न मोहल्लों वालों का जमावड़ा हुआ और न ही कुछ और होता हुआ दिखा। कब अर्थी गई किसी को पता नहीं चला, लेकिन अब छत पर सोने वाला एक आदमी कम हो गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि इंदिरा को एक लड़का हुआ है। महिला मंडल को लड़के की छट्टी में बुलाया गया। मैं भी अपनी माँ के साथ गई। इंदिरा को नज़दीक से देखने का मौका
आज ही मिला था मुझे। इंदिरा इतनी मोटी जैसे आलू की कोई बोरी हो, आज चेहरे से सुंदर इतनी कि चेहरे से सुंदर इतनी जैसे कश्मीर की कली हो। इतनी सुंदर महिला अपनी छोटी सी उम्र में हमने नहीं देखी थी। मैं उन्हें टकटकी लगाकर देखने लगी। मुझे अपनी तरफ देख वो समझ गई कि लड़की उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो रही है। वे मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर गालों को सहलाती तो मैं शर्मा जाती। उनसे कोई पूछता कि आपके पति क्या करते हैं तो वे अपने आप को बैरिस्टर की पत्नी बताती। कहने लगीं, आज उनका केस लगा है, देखिए इतने बिजी रहते हैं कि आज छट्टी में भी नहीं पहुंच पाए। बनारस में उन दिनों बैरिस्टर का मतलब पैसे वाला आदमी होता था। समय के साथ साथ इंदिरा का बेटा अस्मित बड़ा हो रहा था। उसकी दोस्ती मेरे छोटे भाई से हो गई और उसका आना जाना मेरे घर होने लगा। माँ उससे कुछ कुछ पूछती रहती। वो बोलता, इन दिनों मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, घर का सारा काम मामा मामी ही करते हैं, साथ में मेरी देख रेख भी वही करते हैं। मामा मामी कोई और नहीं, छत पर मुंह अंधेरे गुटरगू करने वाले वही कपल थे जिनकी नज़दीकियां देख इंदिरा ने इन दोनों का विवाह करवा दिया था। कुछ दिनों बाद पता चला कि इंदिरा का स्वर्गवास हो गया। ये सुन मुझे बहुत कष्ट हुआ। मेरा बाल मन बहुत व्याकुल हो गया। बिन माँ का अस्मित अब कैसे रहेगा। इधर महिला मंडल में सिंपैथी की बजाय ये चर्चा थी कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो अपने पति के सामने ही इस वकील के साथ हम बिस्तर हो रही थी, इसलिए उसका अंत ऐसे ही होना था। इंदिरा के पति ने जरूर ही श्राप दिया होगा, तभी उसका बच्चा इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गया। वकील साहब का आना भी धीरे धीरे कम हो गया था। वे अब तभी आते जब अस्मित के मामा मामी को अस्मित की परवरिश के लिए पैसे देने होते, और जब आते तो अस्मित को सामने बैठाकर इंदिरा का दर्शन उस बालक में करते। अस्मित अपनी माँ का कार्बन कॉपी था। ऐसे वकील साहब के घर में पत्नी के अलावा 4 पुत्र भी थे, मगर उनमें हिम्मत नहीं हुई कि दुनिया से छुपाकर जिस बच्चे को रखा है उसे जग जाहिर कर उसकी परवरिश अपनी पत्नी से करवा सके। घड़ी की सुइयां चलती रहीं। धीरे धीरे दिन, महीने, साल गुजरते रहें। इंदिरा का बेटा बड़ा हो गया। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIT क्वालिफाई कर लिया और अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इधर वकील साहब के चारों लड़कों ने कोई ऐसा कमाल नहीं किया जिससे कि वकील साहब का सर सोसाइटी में ऊंचा हो सके, या यूं कहें कि वकीलों की महफिल में वो बता सके। IIT निकालते ही 20 वर्षों से टोपी ढकी इस नाजायज रिश्ते का खुलासा हो गया। वो अब सबसे कहते कि मेरे बेटे अस्मित ने IIT क्वालिफाई किया है। अब वो अपने वकील दोस्तों के बीच गर्व से अस्तित्व को मिलाते और कहते कि मेरा बेटा है, इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIT निकाला है। अस्मित जो इतने बड़े बाप का बेटा होकर भी एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था, अब उसे वकील साहब के बेटे के रूप में पहचान मिली। शायद ये अस्मित के जीवन का सबसे सुनहरा पल था। अब सुनने में आया कि उसके चारों भाइयों ने उसे प्यार से स्वीकार लिया है।
तो क्या अगर अस्मित आईआईटी क्वालिफाई नहीं करता तो उसका जीवन बदनाम गलियों में ही घुट कर रह जाता और हमेशा ही वह एक रखैल का बेटे के नाम से ही जाना जाता, न कि बनारस के फेमस वकील के पुत्र के नाम से। धन्यवाद मित्रों, आपको स्टोरी सुनने के लिए। अभी तक आपने मेरे बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो सुनने के बाद इसे अवश्य प्रेस करें, जिससे कि हकीकत भरी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट करना न भूलें। आपके घर के आसपास ऐसी कोई घटना घटी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू।